टॉपिक है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। सबके इंक्यूबेशन पीरियड एक ही जगह देख लीजिए। हेपेटाइटिस ए जिसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 10 से 50 दिन होता है, 10 to 50 डेज। हेपेटाइटिस ए का इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 50 डेज का होता है। और इसका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है हेपेटाइटिस ए का, दैट इज फीको ओरल रूट। हेपेटाइटिस ए फीको ओरल रूट। हेपेटाइटिस बी 30 to 180 डेज का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। कभी कभी जो इसको लिखा जाता है ना, 6 वीक to 6 मंथ भी कहते हैं, और बुक में 4 वीक to 6 मंथ भी दिया हुआ है। तो बहरहाल इंक्यूबेशन पीरियड वेरी कर रहा है इनका बहुत ज्यादा, 30 to 180 डेज का है। और रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या, पेरेंट्रल रूट। इसलिए ब्लड बॉर्न डिजीज है, पेरेंट्रल रूट से ये फैलती है। हेपेटाइटिस सी 2 वीक्स to 6 मंथ। 2 वीक्स to 6 मंथ हेपेटाइटिस सी का भी इंक्यूबेशन पीरियड है, और रूट ऑफ ट्रांसमिशन सेम पेरेंट्रल रूट है। हेपेटाइटिस डी, ये भी जो है इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन सेम है जैसे कि हेपेटाइटिस बी में रहेगा। और एक चीज और है, हेपेटाइटिस डी जो है इंडिविजुअली कभी नहीं होती। जब भी हेपेटाइटिस डी का इंफेक्शन होगा, आप मान के चलिए कि हेपेटाइटिस बी ऑलरेडी हो चुका होगा या हेपेटाइटिस बी है उसको। हेपेटाइटिस डी की डायग्नोसिस करना आसान नहीं है, और ये कभी अलग से ये होता भी नहीं है किसी पेशेंट को। जब भी होगा ये इसी के साथ होगा, इसलिए इसके जो भी क्लिनिकल पिक्चर्स है, जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी प्रिवेंशन है, जो हेपेटाइटिस बी का है वही इसका होता है। 2 to 12 वीक इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। और हेपेटाइटिस सी 3 to 8 वीक्स का इंक्यूबेशन पीरियड है। रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या, फीको ओरल रूट है। अब इनका कॉजेटिव एजेंट, कॉजेटिव ऑर्गन, वायरल हेपेटाइटिस है, वायरल डिजीज है ना। तो हेपेटाइटिस ए किससे फैलती है, एंट्रोवायरस 72 इसका जो पॉजिटिव एजेंट है। एंट्रोवायरस 72 इसको कहते हैं पिकोरना वायरस। ठीक। हेपेटाइटिस बी, हेपेडना वायरस। है ना, इसी को डेन पार्टिकल भी कहा जाता है। डेन पार्टिकल। और हेपेटाइटिस सी को हिपैसी वायरस। हिपैसी वायरस जो फ्लेवी वायरस फैमिली का होता है। हेपेटाइटिस डी, ये जो इसका फिक्स वायरस नहीं, वायरस लाइक ये होते हैं। एंड हेपेटाइटिस ई जो है ये कैल्सी वायरस से फैलती है। हेपेटाइटिस ई जो है ये कैल्सी वायरस, जो अल्फा वायरस लाइक होता है, या अल्फा वायरस फैमिली से रिलेट करता है, कैल्सी वायरस। तो ये इनके कॉजेटिव एजेंट। एंट्रोवायरस 72 या पिकोरना वायरस किसका, हेपेटाइटिस से का। रूट ऑफ ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट। हेपेटाइटिस बी डेन पार्टिकल या हेपेडना। अब इसमें जो खास बात है, ये जितने भी वायरस हैं एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, सिर्फ हेपेटाइटिस बी को छोड़ के तमाम के तमाम जो है वो आरएनए वायरस हैं। अब इसके नाम में आइए लास्ट का डीएनए। तो ये एक डीएनए वायरस, हेपेटाइटिस बी जो है ये क्या होता है, ये डीएनए वायरस होता है। हेपेटाइटिस बी जो है इट इज अ डीएनए वायरस। और बाकी जितने हैं सब के सब क्या है, आरएनए वायरस होते हैं। तमाम जितने भी हेपेटाइटिस हैं, जितनी भी हेपेटाइटिस है, सबके क्लिनिकल फीचर्स एक जगह देख लीजिए। ज्यादातर हेपेटाइटिस में जो क्लिनिकल पिक्चर है वो एज इट इज सेम ही रहती है, बहुत ज्यादा उसमें चेंजिंग नहीं होती। बस सीवियरिटी हो सकता है किसी में ज्यादा हो किसी में कम हो, क्लिनिकल फीचर्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। फीवर मिलेगा, चिल्स मिलेगा इनिशियल स्टेज में। हेडेक, फैटिक, ये प्रोड्रोमल फीचर्स हैं। हेडेक, फैटिक, जनरलाइज वीकनेस। अब इसके बाद ये इन फीचर्स के डेवलप होने के बाद, अब स्पेसिफिक फीचर्स जो हेपेटाइटिस से रिलेटेड हैं वो आएंगे। एनोरेक्सिया यानी भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, नाजिया एंड वोमिटिंग।
नाजिया एंड वोमिटिंग, डार्क कलर्ड यूरिन एंड जॉन्डिस। ठीक है, ये जितनी भी हेपेटाइटिस हैं सबके क्लिनिकल फीचर्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हेपेटाइटिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं वायरसेस से होती है, ये तो वायरल हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस बहुत सारी, इवन जो है अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, किसी को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, तो वहां पे भी ड्यू टू लीवर भी फिर कंजेशन, लीवर में भी कंजेशन होता है, तो कंजेस्टेड हेपेटाइटिस, कंजेस्टिव हेपेटाइटिस भी डेवलप हो जाती है। कोई इस तरीके का पिक्चर नहीं मिलेगी कि जिसमें हम कुछ और असरटेन कर पाए। क्या पता चलता है कि पेशेंट को क्या है, सीएचएफ है, उसकी वजह से उसको हेपेटाइटिस के फीचर्स डेवलप हो जाते हैं ना। और कुछ और वायरसेस हैं, साइटोमेगेलो वायरस है, एस्टीन बार वायरस है, येलो फीवर वायरस है, रूबेला वायरस है, इवन हर्पीस सिंप्लेक्स और वेरिसेला से भी हेपेटाइटिस जो है वो डेवलप हो जाती है। लेकिन ये जो तमाम अभी मैंने जितने भी वायरसेस के नाम लिए इनको छोड़ के, वो थोड़े रेयर हैं। कॉमन पिक्चर कहाँ पे है, वायरल हेपेटाइटिस की सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस इन्हीं की वजह से होती है। और इसमें भी अगर आप देखें पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा केसेस आपको किसके मिलेंगे, बी सी के मिलेंगे। और हेपेटाइटिस ए जो है बेसिकली जो है ना, ये एज ए एपिडेमिक आती है, बच्चों में ज्यादा होती है, वैसे तो हर एक एज ग्रुप में हो सकती है, बट जो है इसका जो टारगेट है वो चिल्ड्रन है। हेपेटाइटिस ए, पहले इसको हेपेटाइटिस ए को इन्फेक्शस हेपेटाइटिस भी कहा जाता था। इन्फेक्शस हेपेटाइटिस या एपिडेमिक जॉन्डिस भी इसको कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन यहीं पे ये भी बन गया कि कौन सी हेपेटाइटिस है जिसके एपिडेमिक्स आते हैं। वो हेपेटाइटिस ए के जो है वो एपिडेमिक्स आते हैं, तो इसको एपिडेमिक जॉन्डिस भी कहा जाता है, इन्फेक्टिव या इन्फेक्शस हेपेटाइटिस भी इसको कहा जाता है। हेपेटाइटिस ए है ही है ना। हेपेटाइटिस ए वायरस दैट इज एंट्रोवायरस 72 पिकोरना वायरस से ये डिजीज जो है वो फैलती है। कॉजेटिव एजेंट क्या है इसका, यही है एंट्रोवायरस 72 ना। इंक्यूबेशन पीरियड इसका वेरिएबल है, कितना है। 10 to 15 50 days. अभी अब पीछे पड़ा है, 10 to 50 डेज। पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी, इसकी जो पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी है, 2 वीक्स बिफोर टू 1 वीक आफ्टर द ऑनसेट ऑफ जॉन्डिस। बल्कि इसको दोनों को दो कर लीजिए, ये सही है। 2 वीक्स बिफोर टू 2 वीक्स आफ्टर द ऑनसेट ऑफ जॉन्डिस, ये इसकी पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी। और हेपेटाइटिस ए में एक चीज याद रखिएगा, तमाम केसेस जो होते हैं वो एक्यूट होते हैं। वो कैसे होते हैं, एक्यूट होते हैं, इसमें कोई कैरियर स्टेट नहीं पाया जाता है हेपेटाइटिस में। और मोस्टली जो हेपेटाइटिस है ये इट इज अ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज का मतलब खुद ब खुद 98% से ज्यादा जो है ये ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाती है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। इट इज अ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज। एक्यूट है, इसमें कोई कैरियर स्टेट नहीं पाया जाता है। सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या, इक्वल इन बोथ सेक्सेस। और हालांकि तमाम एज ग्रुप को ये अफेक्ट करती है, बट बच्चों में ज्यादा होती है ना। चिल्ड्रन मोर इन्फेक्टेड बट माइल्ड और सब क्लिनिकल केसेस यहाँ पे देखे जाते हैं। रिजर्वायर क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन क्या है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन केसेस है। अब वो जो है केस जो है एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन भी हो सकता है या सीवियर इक्टेरिक केसेस भी हो सकते हैं, लेकिन क्रोनिक कैरियर स्टेट इसमें नहीं पाई जाती है। क्रोनिक कैरियर स्टेट इज एब्सेंट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो इसका है वो फीको ओरल रूट है, मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा रेयर केसेस में यह पाया गया कि पेरेंट्रल या सेक्सुअल रूट से भी ये डिजीज फैल सकती है। और सेक्सुअल में भी जो होमोसेक्सुअल है वहां से इसके इंसिडेंस मिले डिजीज के ट्रांसमिट होने के। वरना मोस्ट कॉमन जो है क्या है इसका, फीको ओरल रूट ही है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। क्लिनिकल फीचर्स, अभी हमने जो पीछे पढ़ा है तमाम फीचर्स जो है वो यहाँ पे रख दीजिए।
फीवर एंड चिल्स, हेडेक, फैटीग, मैलेज। इसके बाद एनोरेक्सिया, भूख ना लगना, नौजिया, वोमिटिंग, डार्क यूरिन एंड जॉन्डिस। ये इसकी क्लिनिकल पिक्चर है। तो अब यहाँ पे मैंने बताया कि ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। लेस देन 1% केसेस में ऐसा होता है, लेस देन 0.1% केसेस में होता है कि जो है ये फैटल हो जाए। ये फैटल हो जाए, और फैटल भी कब होती है? जब बहुत ज्यादा इक्टेरस होता है, यानी जॉन्डिस जो है वाइड स्प्रेड हो जाती है, तभी ये डिजीज फैटल हो सकती है। अदरवाइज जो है इसकी मोर्टेलिटी बहुत कम है, बहुत कम है। 0.1% जो इसकी मोर्टेलिटी है। अदरवाइज जो है पेशेंट जो है कंप्लीट रिकवरी 2 से 4 हफ्ते, 5 हफ्ते में कंप्लीट रिकवरी इसकी हो जाती है। और जो डेथ होती है, और डेथ होती है खास तौर से उन पेशेंट्स की डेथ होती है जो ऑलरेडी किसी लीवर डिजीज से वो, उनके अंदर कोई दूसरी लीवर डिजीज ऑलरेडी है, लाइक सिरोसिस, अल्कोहलिक सिरोसिस थी, वहां पे अगर हेपेटाइटिस से हो गया तो वो फल्मिनेंट हो जाता है, फैटल हो जाता है। अदरवाइज जो है कंप्लीट रिजोल्यूशन इसमें हो जाता है। अब इसमें एक चीज देखिएगा, कुछ वैक्सीन बनाई गई, इसकी कुछ वैक्सीन, और वैक्सीन क्यों दी गई? क्योंकि इसके जो एपिडेमिक्स आते थे, तो खास तौर से जो ये वैक्सीन है ये ओनली फॉर ट्रेवलर्स। ऐसा नहीं कि हर किसी को लगवाना है, ओनली फॉर ट्रेवलर्स। सिर्फ ट्रेवलर्स के लिए वैक्सीन। दो तरीके की वैक्सीन है, फॉर्मल्डिहाइड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन एंड लाइव एटिन्यूएटेड वैक्सीन। सिर्फ और सिर्फ ये किसके लिए है? ओनली फॉर ट्रेवलर्स, जो कहीं कहीं पे एपिडेमिक आया हुआ है वहां पे इनको ट्रेवल करना है, तो उनके लिए ये वैक्सीन है। अदरवाइज नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए ये नहीं है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो है इसकी दो डोज में ये लगती है। जो इसका शेड्यूल है 2 डोज का है ना, 2 डोज का है। और ये जो है मोर देन 12, यानी 1 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है। टोटल डोज कितनी है? 2 डोज, 2 डोज है। और इसको कहाँ पे एडमिनिस्टर करते हैं? साइट, डेल्टॉइड पे। अब लेफ्ट या राइट वो आपकी मर्जी है ना? बट कहाँ पे इसको एडमिनिस्टर करना है? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी साइट जो है वो डेल्टॉइड पे है। अब एक चीज और है, इसकी जो मान लीजिए 2 डोज लग गई तो कितने दिन तक इसकी एफिकेसी रहेगी? कितने दिन तक इसकी एफिकेसी रहेगी? ये चीज, हेपेटाइटिस से अगर किसी को है और उसकी वैक्सीन लग गई, मान लीजिए वो कहीं पे ट्रेवल कर रहा था, उनके लिए ही हो गई, तो अब ये 2 डोज का एडमिनिस्ट्रेशन तो हो गया। फिर जो है इसके बूस्टर डोज की भी जरूरत पड़ेगी, है ना? इसके जो है बूस्टर डोज की, और जो है ये जो बूस्टर डोज है वो यूजुअली जो है 6 to 12 मंथ या 18 to 36 मंथ अपार्ट इनकी जरूरत पड़ती है, इन केस अगर कहीं पे फिर से ट्रैवल करना। अदरवाइज जो है 94% में 2 डोज के बाद जो है इसकी एफिकेसी जो है रहती है 94% तक। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जो है वो सिंगल सिंगल सबक्यूटेनियस डोज इसको दिया जाता है। और ये जो लाइव वैक्सीन है ये कहाँ बनी थी? ये चाइना में बनी थी, चाइना ने इसको मैन्युफैक्चर किया था। मोस्ट वाइड स्प्रेड इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज है जहाँ पे ये यूज होती है। कोई अब अगर मान लीजिए किसी को हेपेटाइटिस ए है, उसका एक्सपोजर किसी को हो गया, तो कुछ ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, उनका भी यूज किया जाता है शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन के लिए। शॉर्ट टर्म
प्रोटेक्शन के लिए। जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, स्पेसिफिक नहीं बल्कि नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स वो यूज की जाती हैं। नॉर्मल ह्यूमन, और कौन सी टाइप होती है? आईजीजी टाइप। आईजीजी टाइप। अब ये जो है हेपेटाइटिस ए के इन्फेक्शन के लिए ये यूज की जाती है। ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन जो इसका है बहुत कम है, बहुत कम है। अगर मान लीजिए ये 0.02 ml की डोज से हम दे रहे हैं, 0.02 ml पर केजी बॉडी वेट, यहाँ अगर इस डोज पे आप दे रहे हैं तो मैक्सिमम जो इसकी प्रोटेक्शन होगी 1 to 2 मंथ के लिए होगी, 1 से 2 महीने के लिए। डोज को बढ़ा दीजिए, 0.06 ml कर दीजिए। तो अब यही जो प्रोटेक्टिव ड्यूरेशन है ये इंक्रीज होके कहाँ पे पहुंच जाएगी? 3 to 5 मंथ, बस इतना ही है। और वैसे भी जो इम्यूनोग्लोबुलिन दी जाती है शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन के लिए दी जाती है, इमीडिएट प्रोटेक्शन के लिए दी जाती है। वैसे भी और फिर ज्यादातर केसेस में ये पाया गया कि हेपेटाइटिस ए जो है वो सेल्फ लिमिटिंग है, ऑटोमेटिक जो है वो रिजॉल्व कर जाती है बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। ठीक। अब हेपेटाइटिस बी, इसको थोड़ा सा गौर से पढ़िएगा। हेपेटाइटिस बी पहले इसको सीरम हेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता था। दो हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी एंड सी, जो वर्ल्ड वाइड ये माना जाता है कि सबसे ज्यादा लीवर के कैंसर काज करते हैं। और इन दोनों में भी अगर आपको से कोई पूछे कि कौन सबसे ज्यादा लीवर कार्सिनोमा करता है तो वो हेपेटाइटिस सी है ना। पॉजिटिव एजेंट इसका क्या है? हेपेटाइटिस बी वायरस, बीवी वायरस। और ये क्या है? एक डीएनए वायरस है जिसको डेन पार्टिकल कहा जाता है। और इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड बाय ब्लूमबर्ग। डिस्कवर्ड बाय ब्लूमबर्ग। ब्लूमबर्ग साहब ने डिस्कवर किया था। इट इज ए डबल शेल डीएनए वायरस, हेपेडना वायरस इसको कहते हैं। रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा? मैं केसेस आर करे, क्योंकि हेपेटाइटिस बी जो है ये क्या करती है, 5 से 15% जो केसेस होते हैं, ज्यादातर केसेस इसमें भी रिजॉल्व हो जाते हैं, बट 5 to 15% केसेस जो होते हैं वो रिजॉल्व नहीं हो पाते। वो रिजॉल्व नहीं हो पाते। तो अब रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो फिर वो क्या होते हैं, वो परसिस्टेंट कैरियर बन जाते हैं, परसिस्टेंट क्रोनिक कैरियर्स। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 30 to 180 डेज, 6 वीक to 6 मंथ भी ऑन एवरेज इसको कहा जाता है। बट 30 to 180 डेज का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है हेपेटाइटिस बी का। मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड माना जाता है लेस देन 100 डेज का। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा इसका? ये पेरेंटल रूट से फैलती थी, ब्लड बॉर्न इसका है, सेक्सुअल है, पेरेंटल पेरिनेटल है ना। यहाँ से इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। हेपेटाइटिस ए का क्या था? फीको ओरल रूट था। क्लिनिकल फीचर्स, हेपेटाइटिस बी के जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वही हेपेटाइटिस ए के भी थे। ठीक। अब इसमें जो खास बात है हेपेटाइटिस बी की, इसको जानने की, जो इसके मार्कर्स होते हैं हेपेटाइटिस बी के, क्योंकि ये जो है ना 5 से 15% क्या होते हैं, परसिस्टेंट कैरियर बन जाते हैं, वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। उन्हीं में जो है वो डिजीज के कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप होते हैं। तो जो ये मार्कर्स हैं हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन के, किस तरीके से वो सीरम में आ रहे हैं और उनकी क्या स्पेसिफिक चीज है, किस लिए वो स्पेसिफिक है, कौन सा जो है क्रोनिसिटी को बताएगा, कौन सा एक्यूट इन्फेक्शन को बताएगा, कब कौन सा मार्कर ये बताएगा कि अब ये जो है वायरीमिया हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। पहला जो आता है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन HbsAg, सबसे पहले सीरम में अपीयर होने वाला है। हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद इसके मार्कर जब आप करवाएंगे, अगर HbsAg मिल रहा है सिर्फ, दैट मीन्स कि क्या है, एक्यूट इन्फेक्शन है, एक्टिव इन्फेक्शन है। और इसको कहा जाता है सरफेस एंटीजन ना। फर्स्ट एंटीजन टू अपीयर इन द सीरम, दिस इज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन। और इसी HbsAg को कहा जाता है, इट इज एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर ऑफ हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। HbsAg का दूसरा नाम ऑस्ट्रेलिया एंटीजन। क्या है? ऑस्ट्रेलिया
एंटीजन इसको कहा जाता है। फर्स्ट एंटीजन टू अपीयर इन द सीरम HbS Ag, दिस इज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन। सेकंड जो HbC Ag यानी कोर एंटीजन जो है, कोर एंटीजन, सी से कोर, एच से क्या है, ये सरफेस है, ये सी से कोर डिनोट करता है। कोर एंटीजन एलोन, ये कभी भी सीरम में अकेले नहीं मिलेगा। अगर HbS Ag मौजूद है तो उसी के प्रेजेंस में HbC Ag भी मिलता है, HbC Ag भी मिलता है। अकेले जो है ये सीरम में नहीं मिलेगा। इसकी बस इतनी, HbEAg ये स्पेसिफिक है ना। एनवेलप एंटीजन, इट इज a secretory form of HbCAg, is marker of infectivity for hepatitis B। क्या है ये? इट इज अ मार्कर ऑफ, दैट मीन्स कि क्या बता रहे, जब HbEAg अगर मौजूद है, HbEAg यानी एनवेलप एंटीजन मौजूद है, तो वायरस जो है एक्टिवली मल्टीप्लाई हो रहा है ह्यूमन होस्ट में। वायरस जो है वो एक्टिवली मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, दैट मीन्स की इन्फेक्टिविटी अभी बाकी है। तो इसीलिए इट इज ए मार्कर ऑफ इन्फेक्टिविटी फॉर हेपेटाइटिस बी, एच बी ई ए जी अगर मौजूद है तो ये क्या बताता है, एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन को बताता है। एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन को बताता है HbEAg, है ना। और अगर यही HbEAg 3 महीने से ज्यादा दिनों तक कंटिन्यूअस रह गया, तो अब ये मान के चलिए कि ये क्रोनिक हेपेटाइटिस बी में चेंज हो जाएगा ये पेशेंट। अब आते हैं इसकी एंटीबॉडीज। एंटी HbC सबसे पहले पहली एंटीबॉडी है जो सीरम में आती है ना, एंटी HbC, फर्स्ट एंटीबॉडी जो सीरम में आती है ना। अब ये कौन सी एंटीबॉडी है, HbC यानी कोर एंटीजन के खिलाफ ये एंटीबॉडी है। IgM एंटी HbC अगर मिल रहा है तो ये एक्यूट हेपेटाइटिस बी को बताएगा। इफ IgM एंटी HbC इंडिकेट्स a diagnosis of acute hepatitis B, और अगर IgG एंटी HbC है तो ये क्रोनिक के लिए है। एंटी HbE, अब ये जो एनवेलप एंटीजन के लिए है, सिग्नल्स स्टॉपेज ऑफ एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन। अगर एंटी HbE मिल रहा है तो ये क्या बता रहा है, स्टॉपेज ऑफ एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन, दैट मीन्स कि वायरस का अब जो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा। अगर वायरस मल्टीप्लाई नहीं होगा, वायरस मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि अब वो एक जगह पे मौजूद है, अब उसकी इन्फेक्टिविटी भी खत्म हो गई है। ये क्या था, यहाँ इन्फेक्टिविटी बता रहा था, और जैसे ही इसकी एंटीबॉडी बन गई, यानी अब वो जब मल्टीप्लाई ही नहीं करेगा तो फिर दूसरी जगह सेट भी नहीं हो रहा है। तो अब जो है स्टॉपेज ऑफ एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन, और ये भी बताता है कि यहाँ से अब जो इसकी पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी थी उसका भी एंड हो गया। एंड ऑफ पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी। और सबसे लास्ट में जो आता है एंटी HbS, यानी HbS Ag सबसे पहले सीरम में आता है, और उसकी एंटीबॉडी जो है वो सबसे सबसे लास्ट में सीरम में आती है। क्या बता रही है, रिकवरी एंड ऑफ पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, दोनों चीजें बता रही है। तो इस तरीके से ये इसके मार्कर्स हैं हेपेटाइटिस बी के। अब यहाँ से मार्कर्स मिल गए। हेपेटाइटिस बी के लिए स्पेसिफिक क्या है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दो तरीके की यूज होती है, प्लाज्मा ड्राइव्ड वैक्सीन एंड रिकम्बिनेंट डीएनए ईस्ट ड्राइव्ड वैक्सीन। यानी रिकम्बिनेंट जो है डीएनए टेक्निक से जो बनाई जाती है, ईस्ट से जो ड्राइव की जाती है, ईस्ट सेल से एक ही वैक्सीन है जो बनाई जाती है, वो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है। तो इससे दो तरीके की ये वैक्सीन है, एक तो प्लाज्मा ड्राइव्ड है, एक डीएनए ईस्ट से, ईस्ट के डीएनए से जो बनाई जाती है रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से। तो इसकी वैक्सीन से हेपेटाइटिस, कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन से हेपेटाइटिस बी के लिए। देखिए अब ये दिक्कत कर रहा है, इमीडिएट प्रोटेक्शन के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन चाहिए, खासतौर से जो लोग